केवल दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत रूस के बीच खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान में सहयोग को लेकर हुए समझौते। दोनों देशों ने साल 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लेकर जताई सहमति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, किसानों का कल्याण करना है सरकार का एकमात्र ध्येय और फॉर्मूला। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए गए 3 महत्वपूर्ण काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में हुए शामिल। अधिकारियों को गांव में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए दिए निर्देश। कहा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उपलब्ध हर्बल एवं औषधीय उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर दिया जाए विशेष ध्यान। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में संगोष्ठी का आयोजन। वैज्ञानिकों, कृषकों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं स्नातक कृषि छात्रों ने लिया भाग। केंद्र प्रभारी का प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक मृदा उर्वरता प्रबंधन पर जोर तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत रूस के बीच स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और विज्ञान, खाद्य सुरक्षा, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते हुए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से साल 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को लेकर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने रूस के साथ भारत के संबंधों को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया और साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने की बात कही। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही यूरेशिया के साथ एफटीए फाइनल करने के लिए प्रयासरत हैं। भारत और रूस दोनों ही ऊर्जा क्षेत्र में अपने सहयोग को जारी रखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में
हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन के ठीक दाम देने के 3 महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही ध्येय और फॉर्मूला है और वो है किसानों का कल्याण करना। चौहान ने कहा कि गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। वहीं जब किसानों से तुअर, मसूर व उड़द 100% खरीदी जाएगी, जबकि पिछली सरकार ने कह दिया था कि लागत पर सीधे 50% बढ़ोतरी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। शिवराज ने संसद में सवालों के जवाब में कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं और कई फसलों पर तो 50% से ज्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण। किसानों का कल्याण है, कल्याण ही प्रधानमंत्री और सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो किसान के हितों की चर्चा करती है। अंगूर मिजोरम ने कहा खरीदो, तो इस सरकार ने अंगूर खरीदा। आंध्र प्रदेश ने कहा लाल मिर्च और कर्नाटक ने कहा था अदरक खरीदो, तो अदरक खरीदने की अनुमति भी हमने दी कर्नाटक की सरकार को। 59,948 टन अदरक भी खरीदा। हम अंगूर खरीदे, हम सेब खरीदे, हम अदरक खरीदे, हम मिर्च खरीदे। लाल मिर्च कर्नाटक की सरकार ने कहा था लाल मिर्च खरीदेंगे, 73,732 मैट्रिक टन लाल मिर्च खरीदी। आपने कर्नाटक ने कहा आम ज्यादा पैदा हो गए, आम खरीदिए। हमने कर्नाटक को अनुमति दी, 2,50,000 मीट्रिक टन आम खरीदने का काम किया। हम आम खरीद रहे हैं, हम प्याज खरीद रहे हैं, हम लाल मिर्च खरीद रहे हैं, हम सेब खरीद रहे हैं, हम अंगूर खरीद रहे हैं। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं किसान के उत्पाद का ठीक दाम देना, ये हमारा संकल्प है और किसानों के हित में इस संकल्प को माननीय सभापति महोदय हर हालत में हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उपलब्ध हर्बल एवं औषधीय उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जड़ी बूटी और एरोमा सेक्टर में अग्रणी 2 राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अध्ययन करने के लिए राज्य से विषय विशेषज्ञों की टीम भेजी जाए। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी क्षेत्र में टर्नओवर बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग पर समन्वित रूप से कार्य हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक हर्बल संपदा का केंद्र है। राज्य में इसकी अपार संभावनाओं को देखते हुए हर्बल इकोनॉमी को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को उनके उत्पाद का अधिकतम लाभ दिलाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा महिलाओं को इससे जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर्बल उत्पादों की वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय से सहयोग भी लिया जाए। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कल कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों, कृषकों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं स्नातक कृषि छात्रों ने भाग लिया। केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक मृदा उर्वरता प्रबंधन पर जोर दिया तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी तथा मृदा नमूना विश्लेषण के महत्व को समझाया। वैज्ञानिक डॉक्टर पल्लवी चौधरी ने उद्यान फसलों में मृदा उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्मी कंपोस्ट का महत्व बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश खोकर, डॉक्टर प्रवीण कुमार, हरवीर कसाना ने भी मृदा संबंधी जानकारी दी। महावीर विश्वविद्यालय, MIT मेरठ, शांति निकेतन कॉलेज तथा भारती कॉलेज के कृषि छात्रों तथा कृषकों सहित 115 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
और बनारस के हस्तशिल्प का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के लकड़ी के खिलौने केवल खेलने की वस्तुएं नहीं बल्कि कला, अध्यात्म और सांस्कृतिक कहानियों का एक अहम हिस्सा है। ये पूरी तरह से हस्त निर्मित होते हैं जो स्थानीय रूप, रंग और पुश्तैनी काष्ठकला को दर्शाते हैं और भारतीय सांस्कृतिक विविधता दर्शाने वाले सुंदर चित्र और डिजाइन होते हैं। ये खिलौने भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं, बच्चों को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं और शिल्पकारों को आजीविका प्रदान कर उनकी जिंदगी संवारते हैं, जिससे ये कला आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। बनारस में हस्तशिल्प का परंपरागत रूप से बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ के लकड़ी के खिलौने न केवल बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, बल्कि ये कला और संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी माने जाते हैं। लकड़ी से बने ये खिलौने पूरी तरह से हस्त निर्मित होते हैं और इनमें अक्सर स्थानीय रूप, रंग और शिल्पकला की झलक दिखाई देती है। ये खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये कला, अध्यात्म और सांस्कृतिक कहानियों को दर्शाते हैं। बनारस यानी कि काशी के लकड़ी के खिलौने, जिन्हें GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है, अपनी कारीगरी और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। बनारस के कारीगर जो परंपरागत ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने हस्तशिल्प से इन खिलौनों का निर्माण करते हैं। कहा गया है, जब शिल्पकारों की प्रतिभा की कद्र होती है तब उनका शिल्प परवान चढ़ता है और जब शिल्प परवान चढ़ता है तब शिल्पकारों की जिंदगी संवरती है। हम लोग का जो है लकड़ी का खिलौने में काम होता है। गुल्लर हुआ, लिप्टस हुआ, कोरैया हुआ, उसमें हम लोग का देवी देवताओं का बनता है और जानवर हुए, हाथी, घोड़ा, ऊंट, मकान, नाव, इस तरह से खिलौने बच्चों का काफ़ी उसमें खिलौने बनते हैं। बैंड पार्टी हुआ, इस तरह से काम होता है। पुश्तैनी होता आ रहा है हम लोग का, हाथों से होता है काम। बनारस की लकड़ी के खिलौने मुख्यतः हल्के रंगों में रंगे जाते हैं, जैसे पीला, लाल, नीला और हरा। इन खिलौनों पर अक्सर सुंदर हस्त निर्मित चित्र और डिजाइन होते हैं जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के लकड़ी के खिलौने देश ही नहीं विदेशों तक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये काम, लकड़ी के खिलौने का काम, ये सब हम लोग के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये बहुत वर्षों से काम हो रहा है और जब से हम शादी करके आए हैं तब से हम भी ये काम करते चले आ रहे हैं और काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लकड़ी के खिलौने विशेष रूप से काष्ठ कला, वुड क्राफ्ट की परंपरागत शैली में बनाए जाते हैं। इसमें विशेषकर नक्काशी, उकेराई और गहनों की तरह छोटे छोटे विवरण होते हैं जो खिलौनों को एक कारीगरी की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये खिलौने भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं और बच्चों को एक तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। बनारस में निर्मित लकड़ी के ये पारंपरिक खिलौने भारतीय संस्कृति, कला और कारीगरी का अभिन्न अंग हैं। ये न केवल भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों को आजीविका के नए अवसर प्रदान करके बनारस की शिल्पकला को आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर कर रहे हैं। लता वशिष्ठ के साथ जनिंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में भारत की शानदार हस्तशिल्प का प्रदर्शन करने के लिए द मास्टर क्रिएशन 2.0 का आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य पद्मश्री, शिल्पगुरु, संत कबीर, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भारत के बेहतरीन कलाकारों की उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन और उत्सव मनाना है। इसमें देश भर के कलाकारों ने अपने कलात्मक उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। यह आयोजन 15 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर कपड़ा मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर स्टॉल लगाने वाले कलाकारों से बात की। यह आयोजन कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े लोगों को आजीविका जुटाने में मदद के लिए मंच का भी काम करेगा।
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने क्षेत्र के किसानों को कम लागत, कम जोखिम और अधिक लाभ वाली मसाला फसल कलौंजी की खेती अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती है और बुंदेलखंड की मिट्टी इस फसल के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी गई है। उन्होंने बताया कि कलौंजी की बुआई का सही समय नवंबर के अंतिम सप्ताह से 10 दिसंबर तक है। बुंदेलखंड क्षेत्र की कावड़ और पड़ुआ मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर पाई गई है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में ठंड अपने चरम की ओर बढ़ रही है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। पर्वतीय राज्यों तक कोहरा और शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में शीतलहर के तेज होने के संकेत दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों के नजदीक स्थित हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। पंजाब में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा के कई इलाकों में भी उत्तरी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 10 दिनों तक कोहरा और सर्दी का प्रकोप इसी तरह जारी रह सकता है। धूम्रपान और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर ये नहीं सोचते कि इसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है या कारण बन सकता है मुंह के कैंसर का। क्या होते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुंह का कैंसर विश्व भर में होने वाले प्रमुख कैंसर्स में से एक है। मुंह के कैंसर के विषय में जागरूकता आवश्यक है क्योंकि ये उन कैंसर्स में से है जिनसे बचाव किया जा सकता है। मुंह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कारण है तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन। मुंह का कैंसर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है, वो है गुटखे का इस्तेमाल और स्मोकिंग करना। और उन केसेस में जो हमारे मुंह के अंदर की सारी म्यूकोज़ा है, जो हमारे अंदर की चमड़ी है, वो पूरी म्यूकोज़ा एट रिस्क होती है कैंसर के लिए। जो ओरल कैविटी कैंसर हमारे देश में मिलते हैं वो है बकल म्यूकोज़ा, यानी कि अंदर का गाल के अंदर की जो स्किन है उसका कैंसर, और टंग का कैंसर। जो प्रेजेंटेशन होती है जनरली एक छाले के साथ में होती है, ऐसा छाला जो कि जो जनरल ट्रीटमेंट करने के बाद भी नहीं भर रहा है। कई कारण हैं जो मुंह के कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। तंबाकू का सेवन, धूम्रपान करना, पान और सुपारी का सेवन, शराब का सेवन, नुकीले दांत और ढीले डेंचर, HPV का संक्रमण, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से संपर्क, इन सभी से मुंह का कैंसर होने की संभावना हो सकती है। चिकित्सीय परामर्श और नियमित जांच से कैंसर के लक्षणों की जल्द पहचान में सहायता मिल सकती है। ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेट हो चुकी है और ये एक मुख्य तथ्य है कि अगर तंबाकू लेंगे, चाहे वो थोड़ी मात्रा में लें चाहे वो ज़्यादा मात्रा में लें, तो आपके कैंसर के रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो अगर आप तंबाकू ले रहे हैं किसी भी वजह से, तो खुद को आप भ्रम में ना रखें और आज ही तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, नहीं तो ये दिक्कत किसी ना किसी रूप में आकर आपको परेशान करेगी। इलाज के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मूल तौर पर 3 तरह की पद्धतियाँ हैं। एक तो सर्जरी कर सकते हैं, दूसरा रेडियोथेरेपी और तीसरा है कीमोथेरेपी। ज़्यादातर केसेस में अगर शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है तो सर्जरी क्यूरेटिव होती है, लेकिन अगर कैंसर बढ़ी हुई अवस्था में पता चलता है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है कि उसका इलाज संभव ना हो, अगर ऐसे केसेस में हमें कैंसर पता चलता है तो जनरली हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सर्जरी के साथ साथ ही रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है। मुंह के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन न किया जाए। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एगमार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 5 दिसंबर को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 4 दिसंबर को यहां की एर्नाकुलम मंडी में काली मिर्च का भाव था 65,000 रुपए। 5 दिसंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और काली मिर्च 64,000 रुपए पर आ गई। राज्य की ही कुन्नूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के बाजार भाव में तेजी रही। यहां 5 दिसंबर को काली मिर्च 1,000 रुपए चढ़कर 66,000 रुपए पर बिकी। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में ये बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान सब्जियों और फलों के बागों की सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान विभिन्न सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अंगूर के पौधों को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुपारी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सूरजमुखी, मूंगफली और सरसों की बुवाई की जा सकती है। कोंकण के किसान इस समय बैंगन, मिर्च और टमाटर के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान मौसम को देखते हुए अरहर, हल्दी और बागों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। साथ ही यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की कटाई जारी रखें। कर्नाटक में उत्तरी शुष्क इलाकों में कपास, मिर्च और प्याज की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें।
कर्नाटक के मध्य शुष्क इलाकों में किसान धान, रागी, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और दलहन फसलों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ के दक्षिणी शुष्क इलाकों में हल्दी, अदरक और दालों की पकी फसलों की खुदाई और कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ इस समय रागी, मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। संसद भवन परिसर में इस मौके पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, जहां पीएम ने डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडिगो की ओर से बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण देश में अन्य सभी बड़ी एयरलाइंस के घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम आसमान पर पहुंचे। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,08,36,000 से अधिक नामांकन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने देवघर परिसदन में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सांगठनिक बातों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बैठक में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री समेत कई दिग्गज मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम विस्थापितों का 50 वर्ष पुराना दर्द एक बार फिर संसद में गूंजा। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस लंबे समय से लटके पुनर्वास मुद्दे को मजबूती से उठाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 77.12% मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर रही थीं और वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में ये आंकड़ा बढ़कर 80% पहुंचा। वाराणसी का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल बना तमिल शिक्षा केंद्र। हिंदी जानने वाले 50 शिक्षक छात्रों को सिखा रहे हैं तमिल। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।
सर्दियों में कैसे सुरक्षित करें मुर्गी पालन, कौन से हैं संभावित रोग, क्या हो सकते हैं रोग के कारण और कब ले पशु चिकित्सक की सलाह। बेहतर जानकारी के लिए देखिए सर्दियों में मुर्गियों में होने वाले रोग, कारण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।